अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन 21 से। द कैबिनेट मिशन 1946 कंसिस्टेड ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स। उसमें 3 मेंबर्स थे। तो इस तरह के 3 से 4 जो मिशन आए हैं, सबसे पहले साइमन कमीशन है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कब फॉर्म हुआ था। तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में बरतानिया में 1927 को बना था और इंडिया में 1928 को आया था। जबकि नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 को इंडिया में आया था। और लास्ट मिशन था कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 को इंडिया में आया। और इसमें कितने हैं? 3 मेंबर्स थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट डेलीगेशन सो दैट दे कैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन। और देखें, ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था, ये कोई तकसीम के हवाले से नहीं आया था, बल्कि ये इंडिया का आइन बनाने के लिए आया था। ठीक है, ताकि लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक जो बड़ी पार्टीज़ थी उनको मुतफिक करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, आइन बनाया जाए। ये मिशन इसलिए आया था। ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान की जो रिपोर्ट है वो 16 मई 1946 को पब्लिश की गई थी। ठीक है। मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड कैबिनेट मिशन प्लान वाइल कांग्रेस रिजेक्टेड। ठीक है, ये जो एक मुस्लिम लीग है, इसने एक्सेप्ट कर लिया था। देखें, 1946 में ये आया है और इसमें आज़ादी के मुतल्लिक कोई वाज़ेह बयान नहीं है, और मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। मींस अभी यहाँ तक 1946 तक कोई प्रॉपर शवाहिद नहीं है कि पाकिस्तान माज़ वजूद में आएगा या नहीं। लेकिन कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इसमें एक पॉइंट था कि जो कोई भी मेंबर 10 साल के बाद अगर वो इस हुकूमत से अलहदा होना चाहे तो वो हो सकता है, ऑटोनमस गवर्नमेंट कायम हो सकती है। इसलिए कांग्रेस ने कहा कि ये नुक्ता क्या है, पाकिस्तान के मार्ज वजूद आने का के लिए के मतरादिफ है, इसलिए उसने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है। देर वर 3 मेंबर्स। अब इसमें 3 मेंबर्स थे, ठीक है, जो कि ब्रिटिश साइड से थे। सर पैथिक लॉरेंस, और ये उसके हेड भी थे। ये भी पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन प्लान के हेड कौन थे। सर पैथिक लॉरेंस, और दूसरे स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है। क्रिप्स के बारे में आप जानते हैं कि क्रिप्स मिशन जो आया था, ये उसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, और ये वही स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं जो कि इस मिशन में भी आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ पाकिस्तान। आप देखें, गवर्नर एक हर कंट्री, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे तो पाकिस्तान एक डोमिनियन स्टेट था, तो उसका जो हेड होता था वो होता था गवर्नर। ठीक है। और वो अंडर ब्रिटिश वर्क करता था। एट अ टाइम पाकिस्तान की भी हुकूमत होती थी और एट अ टाइम ब्रिटिश हुकूमत भी। तो डोमिनियन स्टेट भी ऐसी स्टेट को कहते हैं जिसपे 2 हुकूमतें एट अ टाइम हों। तो लास्ट गवर्नर कौन थे? सिकंदर मिर्ज़ा थे। और जैसे ही पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनते ही पाकिस्तान एक आज़ाद ममलिकत बन गया। ठीक है, डोमिनियन स्टेट से आज़ाद ममलिकत बन गया। सबसे पहले जो गवर्नर थे वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह थे, फिर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन बने, फिर ग़ुलाम मोहम्मद, और फिर सिकंदर मिर्ज़ा। और इसमें जो लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर थे वो थे ग़ुलाम मोहम्मद। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243। अब देखें, जो जैसे ही किसी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसमें प्रेसिडेंट तभी होता है। जिस मुल्क का प्रेसिडेंट होता है उस मुल्क में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब देखें, आप यूके को देखें, उसका प्राइम मिनिस्टर है, उसका प्रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि उसका कोई आइन नहीं है। ठीक है। लेकिन वो यूके जो है वो कोई भी फैसला इखलाकियात की बुनियाद पे करते हैं, वहीं पे उनकी जो कैबिनेट बैठती है और वो फैसला करती है। ठीक है। तो आर्टिकल 243 ये आइन का कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है जो ये बताता है कि सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान कौन है? प्रेसिडेंट है। इंडिया हैज़ ओनली 2 गवर्नर जनरल। अब देखें, इंडिया जैसे ही
पाकिस्तान एंड इंडिया 1947 में आज़ाद हुए, लेकिन दोनों डोमिनियन स्टेट थे। तो इंडिया ने 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, ठीक है। और लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड किसका है? इंडिया का है। तो इंडिया के दो गवर्नर जनरल थे, पहला था लॉर्ड माउंटबेटन और फिर उसको कत्ल कर दिया गया था, और दूसरे बने थे CR गोपाल आचार्य, ठीक है। तो फिर उनका आइन बन गया और वो डोमिनियन स्टेट से एक आज़ाद मुमलिकत बन गए। गोपाल आचार्य वाज द ओनली कांग्रेस लीडर हु वाज इन फेवर ऑफ पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब देखें, ये जो गोपाल आचार्य है, ये भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का कौन सा जो लीडर था, जो रहनुमा था, वो पार्टीशन के हक में था। तो ये गोपाल आचार्य जो है थे तो कांग्रेस के ही, लेकिन ये क्या है, पाकिस्तान के हक में थे, पार्टीशन के हक में थे कि पार्टीशन होनी चाहिए। इसी तरह जो मशहूर शख्सियात की बात की जाए तो उन मशहूर शख्सियात में और जिक्र हम क्या है कर चुके हैं पहले भी उसका। यहाँ पे एक बात लंबी हो जाती है, चलो मैं फिर भी आप लोगों को ये बता देता हूँ। तो उसका पहले भी हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, स्टैलिन, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। रशिया की तरफ नहीं जाते। USSR कब बना, कब ख़त्म हुआ, तो वो एक अलग बहस है जो कि प्रीवियस पेपर्स में हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 13 अगस्त 1954 को, ठीक है। ये रेडियो पाकिस्तान की जिनत बना, जबकि जो पाकिस्तान टेलीविज़न है ये लेट स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये आपने कमेंट में बताना है कि पाकिस्तान टेलीविज़न कब स्टार्ट हुई। तो उस टाइम रेडियो होता था। एट फर्स्ट टाइम पाकिस्तान नेशनल एंथम वाज प्लेड इन फ्रंट ऑफ किंग ऑफ ईरान मोहम्मद रज़ा पहलवी, ठीक है। उसके सामने ये मनाया गया था, जबकि जो नेशनल एंथम है, पाकिस्तान का कौमी तराना है, ये हाफिज़ जालंधरी ने लिखा है और उसकी किताब चिराग शहर में ये मौजूद है। अब देखें, जब नेशनल एंथम की सिलेक्शन की बात हुई थी, ठीक है, उस टाइम एक कंपटीशन करवाया गया था। कंपटीशन में डिफरेंट लोगों ने अपने अपने जो नेशनल एंथम है वो पेश किए थे, और उसमें जो सिलेक्ट हुआ था वो हाफिज़ जलंधरी का लिखा गया नेशनल एंथम सिलेक्ट हुआ था, ठीक है। 723 टोटल एंथम जो है वो प्रेजेंट किए गए थे, लेकिन हफीज़ जलंधरी का सिलेक्ट किया गया था, और ये नेशनल एंथम सिलेक्टेड एज नेशनल एंथम 16 अगस्त 1954 को ये नेशनल एंथम के बतौर सिलेक्ट किया गया था। अब देखें, ये 13 अगस्त 1954 को रेडियो पाकिस्तान पे नशर किया गया, ठीक है। और 16 अगस्त 1954 को सिलेक्ट किया गया कि यही नेशनल एंथम होगा। इन 1952 हफीज़ जालंधरी रोड नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। जबकि ये पूछा जाए कि हफीज़ जालंधरी ने कब नेशनल एंथम राइट किया, तो ये 1952 में किया, जबकि ये रेडियो पे भी नशर 1954 में हुआ एंड नेशनल एंथम के तौर पे सिलेक्ट भी 1954 में हुआ। और इसकी डेट्स 13 अगस्त एंड 16 अगस्त ये याद रखनी है। और जबकि दुनिया की बात की जाए तो उसमें जो जापान है उसका जो नेशनल एंथम है वो सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। डेनमार्क हैज़ ओल्डेस्ट फ्लैग इन द वर्ल्ड, जबकि डेनमार्क का जो झंडा है वो सबसे पुराना है। और स्पेन इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ नो वर्ड्स इन हिज नेशनल एंथम। आप देखें, जो स्पेन का नेशनल एंथम है उसमें सिर्फ म्यूज़िक है, उसमें कोई वर्ड्स नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन नेशनल एंथम से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्या है रिसेंटली 2001 में अपना नेशनल एंथम क्या है चेंज किया था। पहले कोई और था, बाद में उसने एक और अपना लिया है। और इसके साथ देखें, नेशनल एंथम से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वो भी आपने देखने हैं। इससे रिलेटेड ये पूछा जा सकता है कि नेशनल एंथम में कितने वर्ड्स हैं, ठीक है। ये पूछा जा सकता है नेशनल एंथम कौन सी ज़बान में लिखा गया है, ये पूछा जा सकता है
नेशनल एंथम में उर्दू का कौन सा लफ्ज़ है, ये पूछा जा सकता है। तो इस तरह की सारी प्रिपरेशन, जैसे ही आप एक चीज़ स्टार्ट करते हैं तो आप उसके साथ साथ बाकी चीज़ों को भी देख लिया करें। तो इस तरह ये सारी चीज़ें क्या है, देखनी है, और ये आप लोगों ने कमेंट में बताना है। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ कि जो उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो का है। ठीक है, तो इसमें और चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये आपने देख लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल एंथम ऑफ, ये हो गया। जमशेद मार्कर डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ इन द फील्ड ऑफ डिप्लोमेसी। ठीक है, ये एज इट इज़ है। जमशेद मार्कर वाज फेमस डिप्लोमेट एंड क्रिकेट कमेंटर। अब ये पूछा जा सकता है कि डिप्लोमेसी के साथ साथ उनका कौन सा शोबा था, तो वो क्या थे, क्रिकेट कमेंटेटर भी थे साथ में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी एंड इम्पॉर्टेंट forerunner to the partition of British India started in 1867। 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये बनारस में, ठीक है, बनारस को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है, बनारस में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इस उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने इसी बेस के ऊपर टू नेशन थ्योरी पेश की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 27 क्वेश्चन, हु गेव अ प्रपोजल टू फॉर्म अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खान ने ये कहा कि हमने क्या है, हमें एक न्यू मुसलमानों की नुमाइंदा जमात बनानी चाहिए। ठीक है, मुस्लिम लीग 1906 में बनाई गई थी। ठीक है, कायद आज़म ने कब इसको ज्वाइन किया, कायद आज़म ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। पहले 1906 में क्या है, कायद आज़म ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, जबकि 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की। अब मुस्लिम लीग के भी हिस्सा हैं कायद आज़म और कांग्रेस का भी। एंड 1920 में जो है कायद आज़म ने लेफ्ट की थी कांग्रेस। ठीक है, वो पीछे हम प्रीवियस पेपर्स में पढ़ चुके हैं। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1913 से 1920 तक, ये आप लोग काउंट कर लें कितने ईयर्स बनते हैं कि कायद आज़म क्या है, दोनों पार्टी का हिस्सा रहे हैं। हेयर इज फॉलोइंग प्रोसीजर दैट हाउ मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड। अब देखें मुस्लिम लीग कैसे बनाई गई। ठीक है, इसकी एक कंप्लीट यहाँ पे मैं, ठीक है, साथ में लिखा हुआ है, मैं बता भी देता हूँ। नवाब मोहसिन अल मुल्क, जिसका असल नाम था सैयद मेहदी हसन खान, उसने क्या है लेटर लिखा था आर्च बोल्ड को। आर्च बोल्ड कौन थे, प्रिंसिपल ऑफ अलीगढ़ कॉलेज। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया के वायसराय थे वो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते थे और उनसे क्या है बात नहीं करते थे, और हिंदुओं के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन देखें हिंदू अपने जो जैसे ही कि मैंने पीछे बता चुका हूँ कि टू नेशन थ्योरी और इस तरह की काफ़ी सारे ऐसे वाक़यात थे जिसमें हिंदू कहते तो थे कि ये पूरे ब्रिटिश इंडिया की जो है वाहिद नुमाइंदा जमात है, लेकिन वो मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते थे। तो आर्च बोल्ड को नवाब मुस्लिम मुल्क ने क्या है ख़त लिखा कि हमारी वायसराय के साथ मुसलमानों की एक मीटिंग अरेंज की जाए। ठीक है, तो आप देखें जो आर्च बोल्ड थे उसने क्या है वायसराय लॉर्ड मिंटू थे उससे बात की और मीटिंग अरेंज करवाई, और सितंबर 1906 में हसन बिलग्रामी मेड ड्राफ्ट ऑफ मुस्लिम लीग इन लखनऊ। अब देखें उसने क्या है फिर ये डिसाइड किया गया कि हम एक मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात बनाते हैं, और कोई भी जमात होती है उसके कुछ ना कुछ नज़रियात होते हैं, उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके लवाजमात होते हैं, उसमें मेंबर्स होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या है बनाई गई। ड्राफ्ट 1906 में लखनऊ में बनाया गया, हसन बिलग्रामी ने बनाया। ठीक है, और फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ मुस्लिम लीग वाज लखनऊ, और मुस्लिम लीग का जो फर्स्ट हेडक्वार्टर था वो भी लखनऊ ही था।
आर्चबोल्ड ने क्या है मीटिंग अरेंज करवाई वायसराय के साथ और शिमला डेलीगेशन क्या है टुक प्लेस, शिमला वफद क्या है अकर हुआ 1906 में, क्योंकि ये शिमला के मकाम पर हुआ। अब देखें शिमला इंडिया का एक शहर है, वैसे तो क्योंकि ये एक ठंडा शहर है इसलिए जो वायसराय थे वो वहाँ पे रहते थे। ठीक है, तो शिमला वफद 1 अक्टूबर 1906 को शिमला वफद था, जिसमें वायसराय लॉर्ड मिंटू ने मुसलमानों के साथ क्या है मीटिंग की। अब ये पूछा जाता है कि शिमला वफद में कितने मेंबर्स थे, तो 35 मेंबर्स थे और उनके हेडशिप किसके पास थी, सर आगा खान के पास। दे मेट विद वायसराय एंड डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट। अब देखें यहाँ पे मुसलमानों ने दो चीज़ें अपने लिए क्या है डिमांड की, एक सेपरेट इलेक्टोरेट और दूसरी चीज़ क्या है एक सेपरेट पार्टी। तो इस तरह जो सेपरेट पार्टी तो बना दी गई थी मुसलमानों की वहीं उसी टाइम, और जो सेपरेट इलेक्टोरेट का हक है वो 1909 में मुसलमानों को मिला था, जुदागाना इंतखाबात का हक। ठीक है, मार्लो मिंटे इस्लाहात में वहाँ पे मुसलमानों को जुदागाना इंतखाबात का हक मिला था। अब देखें मुस्लिम्स विल बी, अब उन्होंने क्या कहा मुसलमानों ने कहा कि मुस्लिम विल बी लॉयल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिस वाज फर्स्ट लाइन ऑफ मैनिफेस्टो ऑफ मुस्लिम लीग। अब देखें जो मुस्लिम लीग का जो ड्राफ्ट था उसमें सबसे पहली जो लाइन थी वो थी यही, मुस्लिम्स विल बी लॉयल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। आफ्टर दिस डेलीगेशन नवाब सलीमुल्लाह खान, अब इस डेलीगेशन के बाद नवाब सलीमुल्लाह खान ने अपने घर ढाका में एक सेशन अरेंज किया। ठीक है, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि जो मुसलमानों का हर साल एक सेशन होता था मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नेम से, लेकिन वो एक अलहदा जमात नहीं थी, एक अलहदा पार्टी नहीं थी जो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सके। तो इस मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस को नवाब सलीमुल्लाह खान ने कहा कि इस बार जो इसका सेशन होगा वो मेरे घर में होगा, तो उसने ये सेशन करवाया। ठीक है, और उसी के अंदर ही मुस्लिम लीग को बनाया गया। दिस रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय नवाब सलीमुल्लाह खान, और ये नवाब सलीमुल्लाह खान ने कहा ठीक है कि ये बनाई जाए। नवाब वकार मुल्क, वो जो उनका असल नाम मौलवी मुश्ताक है, उसने ये सेशन जो है किसका सेशन, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो सेशन उसने क्या है चेयर किया था। सुल्तान मोहम्मद आगा खान सिलेक्टेड एट फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। अब ये क्या है मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए। सैयद हसन बिलग्रामी, जो कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि उसने क्या किया था ड्राफ्ट तैयार किया था, वो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ मुस्लिम लीग बने थे। ठीक है, सर मोहम्मद शफी सिलेक्टेड नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एज मुस्लिम लीग। अब ये पूछा जा सकता है कि इस मुसलमानों की जो मुस्लिम लीग पार्टी कायम की गई इसका नेम किसने पेश किया, किसने सेलेक्ट किया, तो वो थे सर मोहम्मद शफी। जबकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग, उन्होंने मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, तो इस तरह मुस्लिम लीग बना दी गई। नेक्स्ट है A Sindhiology department has been established in University of जामशोरो। ठीक है, जामशोरो की यूनिवर्सिटी में ये बनाई गई थी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऐड किया गया था सिंधियोलॉजी। द कमांड एंड स्टाफ कॉलेज ऑफ द पाकिस्तान आर्मी इज लोकेटेड इन, ये हमारे पास क्या है क्वेटा में है, द कमांड एंड स्टाफ कॉलेज ऑफ आर्मी। ठीक है, पेशावर क्वेटा। जबकि इसी तरह जो और कॉलेज है नेवल वार कॉलेज वो लाहौर में है, एंड सिविल सर्विसेज एकेडमी वो भी लाहौर में है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आर्मी से रिलेटेड है। वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर 16 अक्टूबर को। ठीक है, 16 अक्टूबर। अता शाह एंड ईशा शमीन आर नोटेबल पोइट्स ऑफ बलोची। Name the code name for the US SEALs operation in Abbottabad in which Osama bin Laden was killed.
नेपच्यून स्पेयर, ये इसको पीछे हम क्या है डिस्कस कर चुके हैं कि उसामा बिन लादेन को किस तरह पकड़ा गया था। जवाहरलाल नेहरू, ये कौन थे? मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, वाज दी सन ऑफ मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये उसके क्या थे? बेटे थे। और जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड रिमेन्ड फॉर 16 ईयर्स। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और 16 साल तक वो क्या है प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया आर रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। और ये दोनों क्या है उसी की जवाहरलाल नेहरू की लिखी गई किताब्स हैं। ठीक है, बुक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर बैंड म्यूजिक इन हिज रिजीम। औरंगजेब ने क्या है जो बैन कर दिया था म्यूजिक को। ठीक है, अंडर नेशनलाइजेशन पॉलिसी ऑफ भुट्टो, ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। जो इंडस्ट्रीज थी उसकी ओनरशिप क्या है गवर्नमेंट के अंडर आ गई थी, उसने नेशनलाइज कर दिया था सब चीज़ों को। When did कायद आजम became the परमानेंट प्रेसिडेंट? 1934 में परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे, जबकि गांधी ने क्या है 1934 में कांग्रेस लेफ्ट की थी। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। हाउ मैनी अवार्ड्स ऑफ निशान हैदर टोटल अवार्ड्स वर conferred upon brave Pakistan soldiers who embraced शहादत during 1971 war। 1971 वार में 5 निशान हैदर मिले गए थे। ठीक है, वहाँ पे गलत लगा हुआ है, 5 निशान हैदर, टोटल 11 मिले हुए हैं। ठीक है, और एक क्या है उसको बाद में निशान कश्मीर कह दिया गया था। टोटल 11 निशान हैदर मिल चुके हैं। 5 निशान हैदर 1971 की वार में मिले थे, मेजर शबीर शरीफ, मेजर मोहम्मद अकरम को, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को, एंड पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, एंड लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद। इनमें से सबसे जो यंगेस्ट निशान हैदर जिसको मिला हुआ है वो राशिद मिनहास हैं। जबकि 1965 की वार में सिर्फ मेजर अजीज़ भट्टी शहीद को मिला था। कारगिल की वार में 2 निशान हैदर मिले थे 1999 में, हवालदार लालक जान एंड कैप्टन कर्नल शेर खान। जबकि 1948 की वार में इंडो पाक वार में क्या है निशान हैदर जो मिले थे वो कैप्टन मोहम्मद सरवर हुसैन शहीद को मिला था। मिला 1958 में था, क्योंकि पहले पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो वो निशान हैदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि जो सबसे बड़ा सिविल अवार्ड क्या होगा, सबसे बड़ा जो सोल्जर अवार्ड है वो क्या होगा। तो वो बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो डिसाइड किए गए और 1958 में ये उनको दिए गए। ठीक है, 1958 में अनाउंस किया गया, लेकिन ये जो वार लड़ी गई थी 1948 थी। और जो नायक सैफ अली जंजुआ हैं उसको भी 1948 वाली वार के बतौर में ही ये दिया गया था। ठीक है, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है कि ये अनाउंस 1955 में किया गया, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो 1956 में आया है, तो इसमें मुझे कंफर्मेशन नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं। जबकि मेजर तुफैल जो है मोहम्मद शहीद गार्ड निशान हैदर ऑन हिज ब्रेवरी इन दी 1958 लक्ष्मीपुर बॉर्डर नाउ इन ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, लक्ष्मीपुर बॉर्डर के ऊपर कोई झड़प हुई थी, उसमें उनकी जो जुरत है, बहादुरी है, उसके ऊपर उसको निशान हैदर मिला था। टोटल 11 हो गए मेरे ख्याल से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द डे ऑफ अ डे एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के ऊपर 6 मंथ, पूरे 6 मंथ का क्या है दिन और रात होते हैं। ये हम प्रीवियस पेपर में डिस्कस कर चुके हैं। जबकि जो हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ पोल के ऊपर ये जब हम क्या है कौन सी लाइन डिस्कस कर रहे थे, ये जब हम इक्वेटर वाला क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में डिस्कस कर रहे थे, वहाँ ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, कि इक्वेटर के ऊपर दिन और रात बराबर होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के ऊपर क्या है ये पूरे 6 मंथ का डे एंड 6 मंथ की नाइट होती है। ठीक है, इस तरह होता है।
नेक्स्ट है पाकिस्तान शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। इंडिया के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर है, ठीक है। और उसके काफ़ी सारे हिस्से हैं, वो अलहदा उस पर डिस्कशन है, वो हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं। द इनर कोर द इनर कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज। ऑप्टिकल फाइबर की जो इनर कोर है वो ग्लास और प्लास्टिक से बनी हुई होती है, ठीक है। और इसके साथ हम ना इधर वाले ये क्वेश्चन पढ़ने के बजाय साथ वाले स्टार्ट करें, ठीक है। इसका ये 5 था, इसके बाद हमने क्या इधर से स्टार्ट कर दिया। अगेन इधर आ जाते हैं। एंड ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इन नवंबर 1858 को क्या है ऑफिशियली एंड ऑफ वार डिक्लेयर हुई थी। फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियली यहाँ पे आई थी, क्योंकि पहले जो थे यहाँ पे जो हुकूमत करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। तो 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उसने आइन भी पास किया और वायसराय भी 1858 में ही डिक्लेयर किए गए थे। ये हम क्या प्रीवियस पेपर में पढ़ चुके हैं। नेम द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ पंजाब, ठीक है। ये 2020 का पेपर है, तो उस टाइम कौन थे? मुराद रास होंगे। अब हमारे पास क्या है, खालिद मकबूल सिद्दीक इज़ फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। फेडरल साथ में देखें, फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ। अब देखें कॉमनवेल्थ हमारे पास क्या है, ये जो जितने भी ममालिक हैं यूके से आज़ाद हुए हैं उनकी एक अलहदा वेल्थ है, एक तंजीम है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, कॉमनवेल्थ, ठीक है। कॉमनवेल्थ करंट सेक्रेटरी जो है दो वो है हमारे पास क्या है, शिरले अयरकर बर्चीवी, ठीक है। ये 2025 की बात हो रही है, वो पेपर हम 2020 वाला कर रहे हैं। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे? वो थे आर्नल्ड स्मिथ। 56 कंट्रीज क्या है इसका हिस्सा हैं, ठीक है, कॉमनवेल्थ का। और ओनली एशियन हेड ऑफ कॉमनवेल्थ वाज कमालेश शर्मा। कमालेश शर्मा जो एशिया से थे वो उसके हेड थे, ठीक है। 56 कंट्रीज आज़ाद हुए थे ब्रिटिश से। नेक्स्ट हमारे पास है जियोग्राफी। द खंजराब पास लिंक्स पाकिस्तान विद चाइना। खंजराब पास क्या है, पाकिस्तान और चाइना को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है तुर्किया, सीरिया, लेबनान एंड इसराइल शेयर बॉर्डर विद मेडिट्रेनियन सी, ठीक है। ये मेडिट्रेनियन सी के साथ हैं, ये नक्शा आप देख सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड मैप वहाँ पे आप देख सकते हैं। इन विच ओशन इज द एंजिटिमेट बरमूदा ट्राइंगल लोकेटेड। ये अटलांटिक ओशन में है, एक ट्राइंगल शेप है जिसमें हमारे पास क्या है, कोई भी अगर कोई जहाज वगैरह उसके ऊपर जाता है तो वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेती है। द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन इज मरकरी एज इट इज़। इसी तरह क्वेश्चन आता है विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। बाइकल जो कि रशिया में है। लेक्स को भी हम क्या है पूरा का पूरा डिस्कस कर चुके हैं। इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर ही है। और दुनिया का जो है अंटार्कटिका के बगैर बात की जाए तो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ अ डे? 6 मंथ, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। दी खंजराब पास, ये भी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान शेयर्स लार्जेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, इसके 4 पार्ट हैं, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसी तरह वर्किंग बाउंड्री है, इसी तरह जो है 24 पैरेलल लाइंस या गुजरात और सिंध बॉर्डर उसको बोला जाता है, उसके 5-6 नाम है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। द इनर कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ये ग्लास और कॉपर से बनी होती है। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है वो उसका प्रोसेस होता है। डॉक्टर नरिंदर सिंह कपा ने इन्वेंटेड फाइबर ऑप्टिक्स। अब ये पूछा जा सकता है कि किसने इन्वेंट की? डॉक्टर नरिंदर सिंह कपा ने। और इसमें फाइबर ऑप्टिक्स ये ग्लास की बनी होती है, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है
इसमें अगर एक लाइट क्या है पास की जाए तो जितनी भी फाइबर ऑप्टिक्स है उसकी की पूरी वायर में से वो दूसरी तरफ निकल जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। The process by which a substance absorbs moisture upon exposure to atmosphere is called, ये होता है। इसी तरह इसको एज इट इज़ ही याद करना है। दो यहाँ पे लिखी हुई हैं टर्म्स, तो इनको एज इट इज़ याद कर लें। ठीक है, द अपेयरेंस ऑफ वाइट पाउडर। ठीक है, अगर देखते हैं कि हमारे पास क्या है, वाइट पाउडर सॉल्ट डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल लाइक ब्रिक्स एंड वॉल्स। अब देखें, ये जो हम कहते हैं कि दीवार के ऊपर क्या है, सफ़ेद सफ़ेद ये पाउडर आ जाता है, इसको एफ्लोरोसिन बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास होती है डीसैलिनेशन प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉल्ट एंड अदर मिनरल्स फ्रॉम स्लाइम वाटर टू मेक इट सुइटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड फॉर इरिगेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ये हमारे पास होता है डीसैलिनेशन। तो ये दो प्रोसेस हैं, ये आप क्या है याद कर लें एज इट इज़। यहाँ तक किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।